हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपका जो पेपर 3 है प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट वह आज कैसा हुआ। ओके, अब इसके बाद हम बात करेंगे कि जो अब आपका लास्ट पेपर बचा है फोर्थ वन, योगा एजुकेशन। ठीक है, योगा एजुकेशन जो पेपर है इसके एमसीक्यूज को नोट्स वगैरह सब आपको प्रोवाइड कराए जा चुके हैं और इसका जो आपका पवन की सीरीज, गो एग्जाम टाइम गोल्ड सीरीज, इजी नोट्स, तीनों ही क्वेश्चन बैंक हमने फुल कवर करा दिए हैं। अब इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे, कह सकते हैं ये आपके लिए शॉर्ट नोट्स का ये क्लास रहेगी। इसमें जैसे आपका शलभासन क्या होता है, भुजंगासन क्या होता है, धनुरासन क्या होता है, मकरासन क्या होता है, स्वासन, हलासन, चक्रासन, सर्वांगसन, जहाँ से आपके क्वेश्चंस बनेंगे उन टॉपिक्स को आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। वक्रासन, उष्ट्रासन, पश्चिमातानासन, पद्मासन, वज्रासन, है ना, पदहस्तासन, त्रिकोणासन, अर्धचक्रासन, ये सभी जितने भी आसन हैं इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। त्राटक क्या होता है, कपालभाति, बस्ती, नैली, धौती, है ना, इन सभी को समझेंगे, जानेंगे। भ्रामरी प्राणायाम क्या होता है, इसके लाभ क्या है, सदंत प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम। इसीलिए इसके शॉर्ट यानी कि वन लीनियर हमने नहीं दिए हैं, क्योंकि ये जो नोट्स हैं हमारे, ये जो सब्जेक्टिव कंटेंट है ये ऑलरेडी सॉर्ट कर दिया गया है। उज्जाई प्राणायाम क्या होता है ना, अनुलोम विलोम क्या होता है, इसको समझेंगे। तो ये प्राणायाम के प्रकार। तो इस तरीके से आज की जो क्लास है, अगर आप इसको ठीक से जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी उनको हम लोग समझते हुए चलेंगे। यम क्या है, नियम क्या है, आसन क्या है, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब क्या होते हैं इनको समझेंगे। ठीक है, पूरा एक तरफ से नहीं पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो पूछेंगे, पढ़ेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, कुशल चितैकग्रता योगा ऐसा किसमें कहा गया है, किसके अनुसार कहा गया है, तो आपको ध्यान रखना है ऐसा बौद्ध धर्म के अनुसार कहा गया है। आपसे पूछ लेगा कि ये जो लिखा हुआ है वाक्य, कहने का मतलब लिख कर क्या आएगा कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मेषु युक्त स्वप्नावा बोधस्य योगो भवति दुखाहा, यह किसमें कहा गया है, रामायण में, भगवत गीता में, शिव पुराण, महापुराण, किसमें कहा गया है, तो आपको याद रखना है ऐसा भगवत गीता में कहा गया है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग समझेंगे। योग की ये परिभाषाएं हैं। ठीक है, योग के लक्ष्य क्या होते हैं और योग का अर्थ क्या है, परिभाषाएं क्या है, योग एक परिचय यूनिट 3 में हमें देखने को मिलेगा। इससे पहले चलिए आइए इसको शुरुआत से समझते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी उसको डिस्कस करते हुए चलेंगे। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए होने वाली है। यूनिट फर्स्ट से शुरू करते हैं, शारीरिक शिक्षा। सबसे पहले फिजिकल एजुकेशन क्या है। देखिए, शरीर की समस्त शिक्षा एकदम जन्म के साथ ही आरंभ हो जाती है और जीवन भर चलती रहती है। उसके विषय में ऐसा कभी नहीं कहा जा सकता कि उसका आरंभ बहुत जल्दी हो गया और बहुत देर तक चलती रही, ऐसा नहीं है। शरीर की शिक्षा के 3 प्रधान रूप हैं। ध्यान रखिए, शरीर की शिक्षा के कितने रूप प्रधान हैं, कितने रूप मुख्य हैं, 3 रूप प्रधान हैं। एक तो शारीरिक क्रियाओं को संयमित और नियमित करना, दूसरा शरीर की सभी अंगों और क्रियाओं का सर्वांगपूर्ण वैज्ञानिक प्रणालीबद्ध और सुसमंजस विकास करना, और यदि शरीर में कोई दोष या विकृति हो तो उसे सुधारना। ओके, अभी जो परिभाषा है ये तो आपको रटनी पड़ेगी। पूछ सकता है कि ऐसा किसने कहा है। जैसा शारीरिक शिक्षा J.F. विलियम्स के अनुसार कहा गया है कि शारीरिक शिक्षा मनुष्य द्वारा चयनित शारीरिक गतिविधियां, उनके प्रकार एवं उससे प्राप्त परिणामों का योग है। J.B. नैश के अनुसार शारीरिक शिक्षा सामान्य शिक्षा का वह क्षेत्र है जिसका संबंध शक्तिशाली पेशीय क्रियाओं और उससे संबंधित प्रतिक्रियाओं से है। पूछ लेगा, शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का संकलन है जो व्यक्ति को शारीरिक गतियों द्वारा प्राप्त होते हैं, ऐसा किसने कहा है। ऐसा डी ओबर ट्यूफर के अनुसार कहा गया है। डी ओबर ट्यूफर के अनुसार कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मानसिक स्वास्थ्य का विकास हो, उनमें मनोरंजनात्मक रुचियों एवं कौशलों का विकास हो तथा सामूहिक कार्य की भावना, खिलाड़ी भावना एवं दूसरों के प्रति सम्मान की भावना को प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। इसलिए शारीरिक शिक्षा नियमित व्यायाम की एक श्रृंखला प्रशिक्षण अभ्यास से कहीं अधिक है। ठीक है, आगे बात करते हैं। शारीरिक शिक्षा के विविध विद्वानों द्वारा बताए गए कुछ प्राप्य उद्देश्य हैं। अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग उद्देश्य बताए हैं। J.B. नैश ने
शारीरिक शिक्षा के विकासात्मक उद्देश्यों को इस प्रकार से बताया है। किस प्रकार से बताया है? इन्होंने बताया है कि शारीरिक शिक्षा का विकासात्मक उद्देश्य है जैविक विकास करना, तंत्रिका पेशीय विकास करना, व्याख्यात्मक या प्रतिपादनात्मक विकास तथा भावनात्मक विकास करना। ऐसा जेबी नेस के अकॉर्डिंग बताया गया है। एंड क्वेश्चन इज, ओबर्ट्यूफर एवं उल्रिक ने उद्देश्यों को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया। पूछ लेगा ओबर्ट्यूफर ने जो है उद्देश्यों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया है? इन्होंने 2 वर्गों में। एक तो तात्कालिक उद्देश्य होते हैं, यानी कि क्रियाओं में दक्षता एवं कौशल, जैविक मूल्य एवं आधारभूत क्रीड़ा या मनोरंजन। दूसरा दीर्घकालिक उद्देश्य, मनोवैज्ञानिक विशिष्टताएं एवं सामाजिक नियंत्रण, जिसमें बताया गया है। आगे बढ़ेंगे। वुड एवं कैसिडी ने शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों को सामान्य एवं विशिष्ट में वर्गीकृत किया है। किसने शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों को सामान्य और विशिष्ट में बांटा है? तो वो है आपके वुड एवं कैसिडी। सामान्य उद्देश्य, बाल्यावस्था के दौरान सुसंगत विकास, जिसमें शामिल है रुचि, क्षमताएं एवं योग्यताएं। वयस्क जीवन के लिए सुसंगत विकास, जिसमें शामिल है रुचि, आदर्श एवं आदतें। ये आपके सामान्य उद्देश्य हो गए। विशिष्ट उद्देश्य की अगर बात करें तो इसमें जैसे पेशी विकास हो गया, जैविक ऊर्जा, तंत्रिकी स्फूर्ति, अच्छी स्वास्थ्य आदतें, दोषों में सुधार, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं और मानसिक स्वास्थ्य का निरीक्षण, ये विशिष्ट उद्देश्य हो गए। तो सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य जो हैं शारीरिक शिक्षा के, ये वुड एवं कैसिडी के अनुसार बताए गए हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है, समकालीन लक्ष्य एवं प्राप्य उद्देश्य क्या होते हैं? देखिए 2004 में खेल और शारीरिक शिक्षा की राष्ट्रीय संघ यानी कि NASPE, नेशनल एसोसिएशन फॉर स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन, ने अपने प्रपत्र के दूसरे संस्करण में शारीरिक शिक्षा के संशोधित मानकों को मूविंग इनटू द शीर्षक से प्रकाशित किया। NASP ने किसमें प्रकाशित किया? मूविंग इनटू द शीर्षक जो था उसमें प्रकाशित किया। शारीरिक शिक्षा का कार्यक्षेत्र क्या है? स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन। शारीरिक शिक्षा के कार्यक्षेत्र के संदर्भ में कहा जाता है मनुष्य और जीवन के मध्य जो कुछ भी आता है वह शारीरिक शिक्षा के कार्यक्षेत्र में शामिल है। शारीरिक शिक्षा एक शैक्षणिक अनुशासन के रूप में है। कैसे? शारीरिक शिक्षा जो है वह एक शैक्षणिक अनुशासन के रूप में है। पूर्ण अकादमिक अनुशासन की कसौटी पर खरा उतरने के लिए शारीरिक शिक्षा विषय शैक्षणिक अनुशासन की निम्न विशेषताओं को सम्मिलित करता है। नंबर 1 तो सुदृढ़ सैद्धांतिक आधार। शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र मजबूत और परिशुद्ध सैद्धांतिक आधार पर आधारित है। किस पर आधारित है? सुदृढ़ एवं परिशुद्ध सैद्धांतिक पर आधारित है। वैज्ञानिक आधार। शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत घटनाओं एवं तथ्यों के बारे में ज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त होते हैं। मापन का सुग्राही उपकरण। शारीरिक शिक्षा में प्रायोगिक अध्ययनों में अत्यंत संवेदनशील उपकरणों जैसे आपका ईर्गोमीटर हो गया, जैव यांत्रिकी हो गया, सॉफ्टवेयर द्वारा गौण अंतरों का पता लगाया जाता है। विशिष्ट सीमाएं, जिसमें आपका शारीरिक शिक्षा में भी अन्य विषय क्षेत्रों की भांति गठन के 2 रूप सामान्यीकरण और विभेदीकरण होते हैं। ध्यान रखिएगा, शारीरिक शिक्षा में अन्य विषय क्षेत्रों की भांति गठन के 2 रूप होते हैं, जिसमें आपका एक सामान्यीकरण हो गया, दूसरा विभेदीकरण हो गया। शिक्षण की विशिष्ट विधि। शारीरिक शिक्षा में शिक्षण विधि में प्रमुख रूप से क्रियात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान रखिएगा, जो शारीरिक शिक्षा है उसमें शिक्षण विधि में प्रमुख रूप से क्रियात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है। किसका? क्रियात्मक विधि का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है शारीरिक शिक्षा एक विषय वस्तु के रूप में। देखिए, शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत एवं विचारधाराएं विभिन्न विज्ञान एवं मानविकी विषयों पर आधारित है, जिसके फलस्वरूप शारीरिक शिक्षा शिक्षण प्रक्रिया में एक सार्थक विषय वस्तु प्रदान करता है। शारीरिक शिक्षा एवं खेल विषय के अंतर्गत 12 उपविषय आते हैं। कितने उपविषय आते हैं? 12। ठीक है, ध्यान रखिएगा, शारीरिक शिक्षा एवं खेल विषय के अंतर्गत 12 उपविषय आते हैं। शारीरिक शिक्षा शैक्षणिक प्रकृति इन उपविषयों के नाम से ही स्पष्ट भी होती है। बात क्लियर हुई? नेक्स्ट पॉइंट, शारीरिक शिक्षा एक गतिविधि के क्षेत्र के रूप में आपका जैसे शैक्षिक गतिविधि हो गई, अंतरस्थानिक गतिविधि हो गई, बहिर्स्थानिक गतिविधि, रूपांतरित या अनुकूलित गतिविधि, मनोरंजनात्मक गतिविधि होगी। ये सभी क्या है? गतिविधियां हैं। ओके, शारीरिक शिक्षा की। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि शारीरिक शिक्षा का सामान्य शिक्षा से क्या संबंध है? शिक्षा का लक्ष्य छात्र की सर्वांग उन्नति करना है
और इसे प्राप्त करने में शारीरिक शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होने के फलस्वरूप यह शैक्षिक प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग माना जाता है। शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा भावनात्मक पक्षों का विकास करके एवं संतुलित व्यक्तित्व निर्माण में योगदान देती है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार मानव शरीर आत्मा की अभिवृद्धि का साधन है, अतः उपयुक्त रूप से शारीरिक शिक्षा अनिवार्य भी है। ध्यान रखिएगा, यह स्टेटमेंट डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा है। अगला है कि हम शिक्षा का खंडों में विभक्त नहीं कर सकते, हम शिक्षा को खंडों में विभक्त नहीं कर सकते और ना ही इस बात की आशा कर सकते हैं कि प्रत्येक खंड के भिन्न भिन्न परिणाम प्राप्त होंगे, ऐसा जेबी नेस के अनुसार कहा गया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, शारीरिक शिक्षा जीवन की शिक्षा के रूप में कैसे है। शारीरिक शिक्षा का पाठ्यक्रम में उतना ही महत्व है जितना अन्य विषयों का। शारीरिक शिक्षा जो है इसका भी सिलेबस में उतना ही योगदान है, महत्व है जितना कि अन्य विषयों का है। शिक्षा का लक्ष्य केवल 3 रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक यानी कि पढ़ना, लिखना एवं गणित की शिक्षा देना नहीं है, अपितु 7 तरीके से, देखिए रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक, राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप एंड रिक्रिएशन की शिक्षा देना भी है। ओके, अगर आपसे पूछ ले 3R का मतलब, तो 3R का मतलब होता है रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक। ओके, पढ़ना, लिखना एवं गणित की शिक्षा देना। यह शिक्षा तभी दी जा सकती है जबकि शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा में उचित सामंजस्य स्थापित हो। इस बात को स्वीकारोक्ति प्रदान करते हुए, यानी कि इस बात को स्वीकारते हुए चार्ल्स ए बूचर, क्लार्क हैथरिंगटन एवं जेबी नेस जैसे शारीरिक शिक्षाविदों ने शारीरिक शिक्षा को शैक्षिक प्रक्रिया का अभिन्न अंग माना है। ठीक है, शारीरिक शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है। जैसा कि स्वामी विवेकानंद का कथन है, सभी प्रकार की शिक्षा, सभी प्रकार के प्रशिक्षण एवं शैक्षिक कार्यक्रमों को अंतिम उद्देश्य व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना ही है। थॉमस वुड के अनुसार कहा गया है, शारीरिक शिक्षा का ध्येय व्यक्ति की सर्वांगीण शिक्षा में योगदान से संबंधित होना चाहिए, ऐसा थॉमस वुड कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, शैक्षिक प्रक्रिया का प्रथम सोपान शारीरिक शिक्षा है। शैक्षिक प्रक्रिया का जो प्रथम सोपान है वो शारीरिक शिक्षा है। शिक्षा को पूर्ण होने के लिए उसमें 5 प्रधान पहलू होने चाहिए। शिक्षा को पूर्ण होने के लिए उसमें 5 प्रधान यानी कि मुख्य पहलू होने चाहिए। इनका संबंध मनुष्य की 5 प्रधान क्रियाओं से होता है। किससे? मनुष्य की 5 प्रधान जो मुख्य क्रियाएं हैं उनसे होता है। जो 5 मुख्य क्रियाएं हैं वो कौन कौन सी हो गई? उसमें नंबर 1 शारीरिक क्रिया, दूसरी प्राणिक क्रिया, तीसरी मानसिक क्रिया, अंतरात्मिक क्रिया और आध्यात्मिक क्रिया। ये जो है मनुष्य की 5 प्रधान क्रियाएं मानी जाती हैं। ओके, इस संबंध में A.R. वीमन ने के शब्दों में शारीरिक शिक्षा का वह पक्ष है जो शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से संपूर्ण व्यक्ति के विकास और प्रशिक्षण से संबंधित है। यहीं पर डी ऑर्बर्ट ट्यूफर ने जो है कहा है कि शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का संकलन है जो व्यक्ति को शारीरिक गतिविधियों द्वारा प्राप्त होते हैं। आगे बात करते हैं आधुनिक समाज में शारीरिक शिक्षा का महत्व। आजकल के समाज में जो हमारी फिजिकल एजुकेशन है उसका महत्व क्या है? व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, शारीरिक और बौद्धिक विकास करना, यानी कि शारीरिक विकास भी हो तथा बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। यही फिजिकल एजुकेशन का जो है उद्देश्य है। बच्चे का सोशल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, बच्चे का कैरेक्टर डेवलपमेंट भी होना चाहिए, उसका चारित्रिक गुणों का विकास होना चाहिए। रचनात्मक और अभिव्यक्ति का जो माध्यम भी फिजिकल एजुकेशन ही है। ओके, आगे बात करते हैं शारीरिक क्रियाएं एवं मानव की संस्कृति विरासत के रूप में खेल। देखिए, संस्कृति में वह सब कुछ निहित है जिसके अंतर्गत लोग वैश्विक, सामाजिक एवं विरासत के परिप्रेक्ष्य अपने आप को संबोधित करते हैं, परिप्रेक्ष्य में अपने आप को संबोधित करते हैं। संस्कृति में वे सभी बातें समाहित हैं जिनका अस्तित्व है और था, साथ ही उनका भी अस्तित्व रहेगा जो मानव के लिए अर्थपूर्ण है। सॉरी। व्हाइट के अनुसार संस्कृति एक प्रतीकात्मक, निरंतर, संचयी और प्रगतिशील प्रक्रिया है। बहुत छोटी परिभाषा है, खतरनाक है, ध्यान रखिएगा। संस्कृति एक प्रतीकात्मक, निरंतर और संचयी
तथा प्रगतिशील प्रक्रिया है, ऐसा व्हाइट कहते हैं। कौन? व्हाइट कहते हैं। लिंटन के अनुसार संस्कृति एक समुदाय के लोगों का संपूर्ण ज्ञान, दृष्टिकोण और आदतन व्यवहार होती है, ऐसा लिंटन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वन पॉइंट इज स्टेटमेंट है हमारा, पॉइंट है कि यूनान का, एंशियंट ग्रीस की बात करेंगे। देखिए, प्राचीन यूनान में शारीरिक शिक्षा एवं खेलों का विकास अपने उच्चतम स्तर पर था। प्राचीन यूनान में जो फिजिकल एजुकेशन थी, जो स्पोर्ट्स थे, खेल थे, गेम था, वो अपने उच्चतम विकास पर था, उच्चतम स्तर पर था, जिसके कारण इस काल को शारीरिक शिक्षा एवं खेलों के इतिहास में इसे स्वर्णिम युग, गोल्डन एरा भी कहा जाता है। ठीक है। यूनान के महान दार्शनिक सुकरात के अनुसार शारीरिक शिक्षा के बिना जीवन का प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता, ऐसा सुकरात कहते हैं। यदि स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो बौद्धिक एवं चिंतन कार्य में भी बड़ी भूलें हो सकती हैं, ऐसा कौन? सुकरात कहते हैं। यूनानियों के जीवन में राष्ट्रीय पर्वों का बड़ा महत्व था। किनके जीवन में राष्ट्रीय पर्वों का बड़ा महत्व था? वह आपके यूनानी थे जिनके जीवन में राष्ट्रीय पर्वों का बड़ा महत्व था। इन्हीं त्योहारों में ओलंपिया नामक स्थल पर जीएस देवता को सम्मानित करने के लिए लगभग 776 ईसा पूर्व से आयोजित किए जाने वाला उत्सव ओलंपिक प्रमुख था। 394 ईस्वी में रोमन सम्राट थियोडोसिस प्रथम, क्या है? 394 ईस्वी में जो रोमन सम्राट थियोडोसिस प्रथम था, उसने इन खेलों को प्रतिबंधित कर दिया था, ओलंपिक खेलों को सॉरी, थियोडोसिस प्रथम ने प्रतिबंधित कर दिया था। डॉक्टर विलियम पेनी बुक्स एवं बैरन पियरे दी कुबर्तिन के प्रयासों से 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेलों को पुनः आरंभ किया गया। बंद किसने किया था? थियोडोसिस प्रथम ने। चालू दोबारा किसने किया? बैरन पियर दे कुबर्तिन ने। ओके, 1896 में। आइए रोम की बात करते हैं। देखिए, रोमवासी उन क्रियाओं को पसंद करते थे जो उत्तेजक हों, भयावह हों, जिनमें रक्तपात हो तथा जो रोमांच से परिपूर्ण हो। कोलोसियम में ग्लैडिएटर मुठभेड़ें एवं सर्कस मैक्सिमस में रथ दौड़ को देखना रोमवासियों को ज़्यादा पसंद था। स्वीडन की अगर बात करें तो 18वीं शताब्दी के आरंभ में स्वीडन में जिम्नास्टिक कार्यक्रम पर भी राष्ट्रवाद की भावना ने गहरा प्रभाव डाला। इस काल में पर हेनरिक लिंग ने जिम्नास्टिक के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। किसने? पर हेनरिक लिंग ने जिम्नास्टिक के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अगर चाइना की बात करें, डॉक्टर चार्ल्स मैकलॉय सन 1913 में अमेरिका से चीन गए और वे नानकिन नगर में चाइनीज़ नेशनल फिजिकल काउंसिल YMCA के निदेशक नियुक्त हुए। सन 1929 में चीन में नेशनल फिजिकल एजुकेशन कानून बना, जिसके द्वारा शारीरिक शिक्षा को शैक्षिक पाठ्यक्रम का भाग बनाया गया। सन 1950 के बाद चीन ने शिक्षा की आधुनिक प्रणाली को अपनाया। कब? 1950 के बाद। जापान की अगर बात करें, जापान की शारीरिक शिक्षा प्रणाली में आज भी उसके कई प्राचीन खेल प्रचलित हैं, जैसे आत्मसुरक्षा के लिए जूडो, धनुर्विद्या के लिए क्यूडो और कुश्ती के लिए सूमो। ठीक है। भारत की अगर बात करें तो भारत में फिजिकल एजुकेशन, योगा और जो भी स्पोर्ट्स हैं उनकी अत्यंत प्राचीन एवं गौरवशाली परंपरा रही है। सिंधु घाटी सभ्यता के काल में नृत्य, तैराकी, मुक्केबाजी तथा चौपड़ आदि खेल बहुत लोकप्रिय थे। प्राचीन अवतरणों एंशिएंट टेक्स्ट में वर्णित है, ऐसा वर्णन है कि आत्मानुभूति के मार्ग में प्रथम स्तर शारीरिक यानी कि खुद की अनुभूति है। ये कुछ अहम पॉइंट्स हो गए। अब बात करते हैं यूनिट सेकंड की। यूनिट सेकंड में हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ हेल्थ की। देखिए, स्वास्थ्य जीवन की एक मजबूत नींव है जिस पर संपूर्ण जीवन की खुशियाँ टिकी रहती हैं। अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए हमें कुछ प्रयास करने होते हैं और कुछ अच्छी आदतों का विकास भी करना होता है। एक कहावत है, जान है तो जहान है, इसीलिए स्वास्थ्य अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट स्टेटमेंट को समझते हैं। स्वास्थ्य शब्द के बारे में काफ़ी भ्रम की स्थिति भी है, क्योंकि कुछ लोगों द्वारा इस पद को केवल रोग की अनुपस्थिति के संदर्भ में ही समझा जाता है कि यदि व्यक्ति को किसी प्रकार का रोग नहीं है इसका मतलब वो स्वस्थ है। अंग्रेजी शब्द हेल्थ के अनुसार खतरे या चोट से मुक्त होने की अवस्था ही स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य के शब्दकोश अर्थ के अनुसार शारीरिक बीमारी या कष्ट से विशेष रूप से मुक्त शरीर, मन या आत्मा में स्वस्थ एवं सशक्त होने की स्थिति ही स्वस्थ है। आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए, स्वास्थ्य का अर्थ भिन्न भिन्न व्यक्तियों ने अपने अपने हिसाब से बताया है। जो शरीर रचना विज्ञानी हैं, कौन? जो शरीर रचना विज्ञानी हैं, जो एनाटॉमिस्ट होते हैं, उन्होंने कहा है स्वास्थ्य का तात्पर्य सामान्य शारीरिक संरचनाओं की पुष्टि है। और जो शरीर क्रिया विज्ञानी हैं, उन्होंने बताया है स्वास्थ्य का तात्पर्य शरीर का सामान्य रूप से कार्य निष्पादन करना है। जब शरीर सामान्य रूप से जो है कार्य को निष्पादित करता है, काम को अच्छी परफॉर्मेंस देता है, तो वही हमारा स्वास्थ्य है। और जो हमारे बायोकेमिस्ट हैं उन्होंने कहा है स्वास्थ्य का तात्पर्य शरीर में जैव रासायनिक स्तरों का सामान्य स्तर होना है। रोग विज्ञानी कहते हैं स्वास्थ्य का तात्पर्य सामान्य कोशिकीय संगठन से है। पूछ लेगा किसके अनुसार सामान्य कोशिकीय संगठन ही स्वास्थ्य है, ऐसा रोग विज्ञानी कहते हैं। आनुवंशिकी विज्ञानी के लिए स्वास्थ्य का तात्पर्य आनुवंशिकी क्षमता की पूर्ण अनुभूति है। ठीक है। मनोचिकित्सक के लिए स्वास्थ्य का तात्पर्य अच्छी तरह से समायोजित और संतुलित व्यक्तित्व से होता है। आप देखिए, कुछ विद्वान हैं जिन्होंने अपने अपने हिसाब से परिभाषा दी है। J.F. विलियम्स के शब्दों में स्वास्थ्य गुणवत्ता पर जीवन से संबंधित है, जो व्यक्ति को स्वस्थ जीवन जीने एवं उत्तम सेवा प्रदान करने के लिए सक्षम बनाता है। मरे और मार्क्स के अनुसार स्वास्थ्य एक दैहिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक एवं आध्यात्मिक गुणों की अवस्था है, न कि केवल बीमारियों की अनुपस्थिति है। ओबर्टीफर के अनुसार स्वास्थ्य किसी भी व्यक्ति की वह स्थिति है जो उस व्यक्ति की संपूर्ण ऊर्जा या शक्तियों के कार्य करने के मापक को निश्चित करती है। तो ये कुछ परिभाषाएं हैं, इनको आप पढ़ेंगे। स्वास्थ्य का महत्व क्या है? स्वास्थ्य का महत्व आप सभी जानते हैं क्या है। स्वास्थ्य के कुछ आयाम हैं, जैसे शारीरिक आयाम। जब हम किसी व्यक्ति के स्वस्थ होने की बात करते हैं तो सबसे पहले हम उसके शारीरिक स्वास्थ्य पर ही ध्यान देते हैं। ऐसा व्यक्ति जो दिखने में सतर्क, क्रियाशील, ओजस्वी, कर्मठ होता है, उसे शारीरिक रूप से स्वस्थ कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ इसके आयाम हैं अलग अलग तरीके से। इनको ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना डीप नहीं पूछेगा। देखिए, स्वास्थ्य के कुछ निर्धारक हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। स्वास्थ्य एक बहुआयामी धारणा है। पॉइंट टू बी नोटेड, स्वास्थ्य एक ऐसी धारणा है बहुआयामी। मानव स्वास्थ्य अनेक प्रकार के कारकों द्वारा प्रभावित होता है। कुछ प्रमुख कारक जैसे आपका शारीरिक हो गया, मानसिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक के अलावा मानव स्वास्थ्य पर अनेक प्रकार के निर्धारकों का भी प्रभाव पड़ता है। अब बात करते हैं जैसे आनुवंशिकता क्या होती है। प्रत्येक व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक गुण कुछ सीमा तक उसके गुणसूत्रों यानी कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी प्रकृति से निश्चित होते हैं, और ये गुणसूत्र उसे उसके अभिभावकों के द्वारा मिलते हैं। गुणसूत्रों की संरचना बाद में परिवर्तित नहीं हो सकती है। गुणसूत्रों की खराबी बहुत सी बीमारियों को उत्पन्न करती है, जैसे सिकल सेल एनीमिया हो गया, हीमोफीलिया, चयापचय की कुछ खराबी इत्यादि। अतः स्वास्थ्य की स्थिति गुणसूत्रों की संरचना पर भी निर्भर करती है। वातावरण की अगर बात करें, बाहरी वातावरण उन चीज़ों से बना है जिससे व्यक्ति जनन के बाद संपर्क में आता है, यानी कि पैदा होने के बाद बाहरी वातावरण के संपर्क में व्यक्ति आता है। इसे 3 घटकों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे एक तो शारीरिक घटक, दूसरा जीव वैज्ञानिक घटक और मानसिक एवं सामाजिक घटक। ये सभी घटक अथवा कोई एक घटक व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं और इसका सीधा प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है। दूसरी बात है हमारी लाइफ स्टाइल कैसी है, इसका भी हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। सामाजिक आर्थिक स्थिति का भी प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य सेवाओं की वितरण प्रणाली कैसी है, इसका भी हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है शरीर तंत्र की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बॉडी सिस्टम। समझिए इसको। संपूर्ण ब्रह्मांड पदार्थ व ऊर्जा का बना हुआ है। संपूर्ण ब्रह्मांड किसका बना हुआ है? पदार्थ व ऊर्जा का। सभी जीवधारी पृथ्वी पर विद्यमान उन्हीं तत्वों से बने हैं जिनसे निर्जीव पदार्थ बने हैं। फिर भी जीवधारियों में अनेक विशेषताएं हैं जो कि निर्जीवों में नहीं मिलती। इसका कारण क्या है? इसका कारण है संगठन। सभी जीवों की व्यवस्था में विभिन्नताओं के बावजूद कुछ अनिवार्य समानताएं पाई जाती हैं, जिसे जैव व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे जैव व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जैसे पहले आपका आता है आणविक स्तर का संगठन, कोशिकीय स्तर का संगठन, उत्कीय स्तर का संगठन, अंकीय स्तर का संगठन। ओके, हो सकता है जो पेड स्टूडेंट्स हैं उनके पास ये PDF होगी, इसको आप थोड़ा सा एक बार नज़र डाल लेंगे। जो मनुष्य का कंकाल तंत्र है, इसको देखिए, स्केलेटन सिस्टम ऑफ ह्यूमन। कंकाल के अध्ययन को अस्थि विज्ञान या फिर ऑस्टियोलॉजी कहते हैं।
कंकाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अस्थि विज्ञान या फिर ऑस्टियोलॉजी। मानव शरीर में 206 हड्डियों से निर्मित एक मजबूत कंकाल तंत्र होता है जो 2 प्रकार का होता है। एक तो आपका बाहरी एक्सोस्केलेटन होता है और दूसरा आंतरिक होता है जिसको अंतः कंकाल या फिर एंडोस्केलेटन कहते हैं। इनको समझना जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन मिल सकता है। बाहरी कंकाल देखिए, शरीर की बाहरी सतह पर त्वचा के ऊपर स्थित रचनाएं जो इसे मजबूती प्रदान करती हैं बाहरी कंकाल बनाती हैं। ये त्वचा के एपिडर्मिस या डर्मिस स्तर से विकसित होती हैं। मानव शरीर के बाल और नाखून इसमें सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट वन है अंतःकंकाल। इसमें वे कंकालीय रचनाएं सम्मिलित होती हैं जो त्वचा के नीचे या शरीर के अंदर स्थित होती हैं। कशेरुकी प्राणियों में कई उपास्थियों जो कार्टिलेजेस हैं, अस्थियों बोन्स का बना मजबूत अंतःकंकाल होता है। इसमें मानव शरीर का भीतरी कंकाल आता है। वयस्क मानव में यह 206 हड्डियों का तथा शिशुओं में यह 213 अलग अलग हड्डियों का बना होता है। कर्ण अस्थियां, ईयर ऑसिकल्स शरीर की सबसे छोटी तथा पक्षपात की अस्थि जो उर्विका है, जो फीमर जिसको कहते हैं, सबसे बड़ी हड्डी होती है। ध्यान रखिएगा, कान की जो हड्डी है वह सबसे छोटी हड्डी है और जो हमारे पैर में जो फीमर होती है वह सबसे बड़ी हड्डी है। पेशीय तंत्र की बात करेंगे। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, बायोलॉजी का टॉपिक है ये, लेकिन आपके योगा में इंक्लूड है, शामिल है। मनुष्य के शरीर में अंगों की गति या गमन हेतु विशेष प्रकार का ऊतक पाया जाता है जिसे पेशीय ऊतक या फिर मस्कुलर टिश्यूज कहते हैं। शरीर का संपूर्ण ढांचा पेशियों से ढका होता है। शरीर का संपूर्ण ढांचा किससे ढका होता है? पेशियों से, जिन्हें सामूहिक रूप से पेशीय तंत्र कहते हैं। पेशियों के वैज्ञानिक अध्ययन को पेशी विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेशीय विज्ञान। पेशीय ऊतक का उद्भव भ्रूण के मेसोडर्म स्तर से होता है। पेशीय ऊतक का जो उद्भव है वह भ्रूण के मेसोडर्म स्तर से होता है। पेशीय ऊतक में आधात्री या मैट्रिक्स की मात्रा कम तथा कोशिकाओं की संख्या अधिक होती है, जिन्हें पेशीय कोशिकाएं कहते हैं। ये पेशी कोशिकाएं लंबे, संकरे और बेलनाकार या तर्करूपी तंतुओं के रूप में होती हैं, इसलिए इन्हें पेशी तंतु या फिर मसल फाइबर्स भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये जो पिक्चर है, यहाँ पे पेशियों की कुछ प्रकार हैं, जैसे पेशियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मसल्स में आपका जैसे कॉर्डिक मसल सेल हो गया, स्केलेटल मसल सेल हो गया, स्मूथ मसल सेल हो गया। ये क्या है? ये आपकी जो सेल्स हैं उनके कुछ टाइप्स हैं। अब देखिए, पेशी ऊतक या पेशियाँ 3 प्रकार की होती हैं। ध्यान रखिएगा, पेशी ऊतक या जो पेशियाँ हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। आपकी अरेखित या अनैच्छिक या फिर जिनको चिकनी पेशियाँ कहते हैं, हृद पेशियाँ होती हैं, फिर रेखित या ऐच्छिक या कंकाली पेशियाँ होती हैं। ये पेशियों के 3 प्रकार होते हैं। अरेखित या अनैच्छिक या फिर चिकनी पेशियां जो होती हैं, इनका अस्थियों से कोई संबंध नहीं होता। ध्यान दीजिए, पूछ लेगा क्वेश्चन, किन प्रकार की जो पेशी, कौन सी पेशियां जिनका अस्थियों से कोई संबंध नहीं होता। तो जो अरेखित या अनैच्छिक या चिकनी पेशियां हैं, इनका अस्थियों से कोई संबंध नहीं होता। प्राणियों के इच्छानुसार काम न करने तथा स्वतः फैलने और संकुचित होने के कारण इन्हें अनैच्छिक पेशियाँ कहते हैं, यानी कि ये हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं करती, ये अपने हिसाब से काम करती हैं, अपने हिसाब से फैलती हैं, संकुचित होती हैं, इसीलिए इनको अनैच्छिक कहते हैं, क्योंकि इनके ऊपर हमारी इच्छा नहीं चलती। जो हृदय पेशियाँ हैं, हृदय पेशियाँ कशेरुकी प्राणियों के हृदय की मांसल भित्ति में पाई जाती हैं। इनका संकुचन और शिथिलन रेखित पेशियों के समान ही होता है, किंतु इनके संकुचन में समय अधिक लगता है। हृदय की पेशियाँ स्वयं ही बिना थके या लय में विधिवत संकुचित और शिथिल होती रहती है, यानी कि ये हमेशा बिना थके चलती रहती हैं। ये हमारे हृदय में पाई जाती हैं, हार्ट में। इसे ही हृदय स्पंदन या फिर हार्ट बीट कहते हैं। अब जो रेखित या ऐच्छिक या फिर कंकाल पेशियां हैं, इनकी बात करेंगे। शरीर की अधिकांश पेशियां रेखित ही होती हैं। ये प्रायः तंत्रिका तंत्र के चेतन नियंत्रण में प्राणी की इच्छानुसार काम करती हैं। ये जो ऐच्छिक पेशियां होती हैं, इनको ऐच्छिक इसलिए कहा गया क्योंकि इन पर हमारी इच्छा चल जाती है, ये हमारी इच्छा के अनुसार काम करती हैं, इसलिए इन्हें ऐच्छिक पेशियां कहते हैं। ये पेशियां अपने दोनों सिरों पर अस्थियों से जुड़ी रहती हैं, इसलिए इन्हें कंकाल पेशियां भी कहते हैं। ये शरीर के लगभग सभी अंगों में पाई जाती हैं। बात क्लियर हुई।
आइए श्वसन तंत्र की बात कर लेते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं। देखिए, प्रत्येक जीव को अपनी विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जीव इस ऊर्जा को अपनी कोशिकाओं में संचित भोजन से प्राप्त करता है। जीवों में इस संचित भोजन का विकारों एंजाइम्स द्वारा ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन होता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है। इस क्रिया के अंतर्गत दूषित वायु के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी उत्पन्न होती है, जो शरीर से उत्सर्जित कर दी जाती है। ऑक्सीजन को ग्रहण करने और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से उत्सर्जित करने के लिए प्राणियों में श्वसन तंत्र भी होता है। श्वसन तंत्र के कुछ अंग होते हैं। ऑर्गन्स क्या हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के? देखिए, मनुष्य में गैसीय आदान प्रदान एक विकसित तंत्र के द्वारा होता है, जिसे श्वसन तंत्र कहते हैं। यह तंत्र कई अंगों का बना होता है। जो श्वसन तंत्र है ये कई अंगों का बना होता है, किंतु इस तंत्र का सबसे प्रमुख अंग जहाँ पर गैसीय आदान प्रदान होता है वह फेफड़ा होता है। क्या होता है? श्वसन तंत्र का सबसे प्रमुख अंग फेफड़ा होता है। इसी कारण इसे फुफ्फुसीय गैसीय आदान प्रदान या पल्मोनरी गैसियस एक्सचेंज भी कहते हैं। मनुष्य के गैसीय आदान प्रदान में भाग लेने वाले अंगों को दो समूहों में बांटा गया है। कौन कौन से दो समूह हैं? एक तो संवाहक या सहायक अंग, दूसरे आपके मौलिक या आवश्यक अंग। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। देखिए, इतना डीप ये सब नासिका के बारे में तो नहीं शायद पूछेगा, लेकिन अगर आपके पास PDF है तो आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, वायुनाल है, मौलिक या आवश्यक अंग हो गए आपके ये, है ना। परिसंचरण तंत्र होता है। परिसंचरण तंत्र क्या होता है, एक बार इस पर नजर डाल लेते हैं। शरीर की समस्त कोशिकाओं को जीवित रहने के लिए भोजन और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसी कारण उपापचय क्रियाओं में उत्पन्न उत्सर्जित पदार्थों जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अमोनिया, मीथेन आदि का कोशिकाओं से उत्सर्जन भी अति आवश्यक है। यह कार्य शरीर में उपस्थित एक विकसित संवहनी तंत्र द्वारा किया जाता है, जिसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। परिसंचरण तंत्र में दो प्रकार के तरल पदार्थ होते हैं, एक तो ब्लड, दूसरा लिम्फ यानी कि रक्त और लसिका। ये परिसंचरण तंत्र में दो प्रकार के तरल पदार्थ होते हैं। हृदय की संरचना की अगर बात करें, मनुष्य का जो रुधिर परिसंचरण तंत्र है ये मानव और अन्य स्तनियों के रुधिर परिसंचरण में 3 भाग होते हैं। मानव और अन्य स्तनियों के रुधिर परिसंचरण में 3 भाग होते हैं, हृदय, रुधिर और रुधिर वाहिनियाँ। अब देखिए, आइए मनुष्य के हृदय के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। हृदय मनुष्य के रुधिर परिसंचरण तंत्र का मुख्य अंग होता है। यह शरीर का कोमल और मांसल भाग होता है। हृदय की संरचनात्मक विशेषताओं को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। एक तो इसकी स्थिति, मनुष्य का जो हृदय है वो गुलाबी रंग का शंक्वाकार, खोखला, स्पंदनशील, कोमल व पेशीय अंग है। ये क्या है, किसकी कंडीशन है, किसकी विशेषता है? ये हमारे हृदय की। यह वक्षीय गुहा यानी कि थोरैक्सिस कैविटी के मध्यावकाश में कुछ बाईं ओर तीसरी एवं छठी पसलियों के मध्य दोनों फेफड़ों के बीच में मध्य पट के ठीक ऊपर और आगे की ओर स्थित होता है। ये इसकी जगह होती है, स्थिति होती है। आकार और अगर आकृति की बात करें, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिए। साइज एंड अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो मानव हृदय हमारी बंद मुट्ठी फिस्ट के बराबर 12 सेंटीमीटर लंबा और सबसे चौड़े भाग में लगभग 9 सेंटीमीटर चौड़ा, लगभग 6 सेंटीमीटर मोटा होता है। पुरुषों में हृदय का औसत भार 310 ग्राम तथा स्त्रियों में 225 ग्राम होता है। अगर हृदय आवरण की बात करें, हृदय के आवरण की, हृदय चारों ओर से दोहरे आवरण वाली महीन पारदर्शक झिल्ली से ढका रहता है, जिसे हृदयावरण झिल्ली या फिर पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं। हृदय पेशियां देखिए, संपूर्ण हृदय रेखित तथा अनैच्छिक हृदय पेशियों का बना होता है। ये पेशियां स्वतः ही सिकुड़ती और फैलती हैं, जिसके कारण हृदय बिना थके जीवन पर्यंत गति करता रहता है। अगर हार्ट वॉल की बात करें, हृदयावरण झिल्ली को हटाने के बाद हृदय दिखाई देता है। हृदयावरण झिल्ली को हटाने के बाद हृदय दिखाई देता है, जो चारों तरफ से एक भूरे रंग की दीवार से घिरा रहता है, जिसे हृदय भित्ति कहते हैं। हृदय भित्ति 3 स्तरों की बनी होती है। पूछ लेगा अगर हृदय भित्ति कितने स्तरों की बनी होती है? 3 स्तरों की। एक आपका एपिकार्डियम है, दूसरा मीसोकार्डियम है, तीसरे का नाम एंडोकार्डियम है। हृदय की अगर बाहरी संरचना की बात करें, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की, तो हृदय आवरण को हटाने पर ही इसकी बाहरी संरचना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। हृदय के कुछ कक्ष हैं, चैम्बर्स। हृदय के आगे के चौड़े भाग को अलिंद
और पीछे के पतले और नुकीले भाग को निलय कहते हैं। दोनों भागों के मध्य में एक स्पष्ट विभाजन रेखा होती है जिसे अलिंद निलय खांच कहते हैं। अलिंद क्या होता है? देखिए, अलिंद और निलय के बारे में शायद नहीं पूछेगा, इतना डीप नहीं जाएगा, ठीक है। ये जो है इसका हृदय का चित्र है। हृदय की आंतरिक संरचना जो है, हृदय की लंबी काट का अध्ययन करने से इसकी आंतरिक संरचना स्पष्ट हो जाती है। पतली दीवारों के बने दोनों अलिंद एक अनुलंब अंतरालिंद पट द्वारा एक दूसरे से अलग रहते हैं। इस पट के पिछले भाग पर एक मोटा सा गड्ढा होता है जिसे अंडाकार खात कहते हैं। ओके, ये इसकी आंतरिक संरचना है हृदय की। अब देखिए रुधिर क्या होता है। रुधिर का अर्थ एवं कार्य समझते हैं। रुधिर हल्के या गहरे लाल रंग का गाढ़ा अपारदर्शी, स्वाद में नमकीन, क्षारीय, तरल संयोजी ऊतक, जिसको कनेक्टिव टिश्यूज कहते हैं, जो परिसंचरण तंत्र में भ्रमण करता रहता है। रुधिर की उत्पत्ति भ्रूण के मेसोडर्म से होती है। इसकी मात्रा में शरीर के कुल भार का लगभग 7 से 8% होता है। अतः एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर रुधिर होता है, जो उसके संपूर्ण शरीर के भार का लगभग 9/13 भाग होता है। स्त्रियों के शरीर में रुधिर की मात्रा लगभग 4 से 5 लीटर होती है। कितनी? 4 से 5 लीटर। प्लाज्मा क्या होता है? यह ऊतक का आधारभूत पदार्थ होता है, जो कि तरल हल्के पीले रंग का स्वच्छ एवं निर्जीव पदार्थ है। यह रुधिर का लगभग 55 से 60% भाग बनाता है, जो शरीर के कुल भार का 5% होता है। प्लाज्मा में जल की मात्रा 90% होती है। शेष प्रतिशत में कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। प्लाज्मा के कुछ काम हैं, आगे बढ़ते हैं। पाचन तंत्र की बात करते हैं। पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन के रूप में लिए गए जटिल कार्बनिक पदार्थों, चाहे वे जंतु उत्पाद हों या वनस्पति, को सरल एवं छोटी अणुओं में परिवर्तित एवं अपघटित किया जाता है, जिससे ये अवशोषित होकर हमारी कोशिकाओं में प्रवेश कर सकें। पाचन तंत्र के कुछ अंग हैं। भोजन का अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण तथा मल त्याग आदि की क्रियाएं पाचन तंत्र द्वारा संपन्न होती हैं। पाचन तंत्र का मुख्य कार्य भोजन को पचाकर शरीर के लिए उपयोगी बनाना है। मनुष्य के पाचन तंत्र को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो आपका आहार नाल हो गया, दूसरा सहायक अंग हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखिए, मनुष्य के पाचन तंत्र को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। ओके, ये जो है मनुष्य का डाइजेस्टिव सिस्टम है। जो मनुष्य की आहार नाल है, मनुष्य में मुख तथा गुदा द्वार के बीच लगभग 8 से 10 मीटर लंबी एक नली पाई जाती है, जिसे आहार नाल कहते हैं। ये खोखली तथा कई स्थानों पर अत्यधिक कुंडलित यानी कि घूमी हुई मुड़ी हुई होती है। आहार नाल में कुछ अंग होते हैं, जैसे आपका मुख और मुख गुहिका हो गया। मुख एक अनुप्रस्थ दरार के रूप में होता है, जो 2 मांसल होठों इस बच्चे से घिरा होता है। ये मुख गुहिका में खुलता है। जो ग्रसनी है, मुख गुहा आहार नाल की एक कीप के आकार की गुहा में खुलता है, जिसे ग्रसनी कहते हैं। ये लगभग 12.5 सेंटीमीटर लंबी नली होती है ग्रसनी। ग्रास नली की बात करें, ग्रास नली लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी एक नली होती है, जो ग्रसिका से प्रारंभ होकर ग्रीवा में श्वास प्रणाल की पृष्ठ सतह से होते हुए मध्य पट को भेद करके उदर गुहा में प्रवेश करने के बाद अमाशय में खुलती है। इसकी भित्ति मोटी, पेशी एवं कुंचनशील होती है। अमाशय की बात करें तो अमाशय उदर गुहा के बाएं पार्श्व में मध्य पट के ठीक नीचे स्थित होता है। यह आहार नाल का सबसे चौड़ा एवं पेशीय भाग है, जो जे आकार की थैली के जैसा होता है। अमाशय ये लगभग 30 सेंटीमीटर लंबा और 10 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, ठीक है। अमाशय ग्रास नली से जठरागम द्वारा तथा ग्रहणी से जठर निर्गम द्वारा जुड़ता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मनुष्य का जो अमाशय है वो 3 भागों का बना होता है। मनुष्य का अमाशय 3 भागों से बना होता है। बायां बड़ा भाग कॉर्डियक भाग होता है, दाहिना छोटा भाग जिसे पाइलोरिक भाग कहते हैं, और इन दोनों के बीच का भाग फंडिक भाग कहलाता है। आंत की अगर बात करें, मनुष्य की जो आंत है वो लगभग 7.5 मीटर लंबी होती है, जिसके 2 प्रमुख भाग होते हैं। एक तो छोटी आंत, दूसरी बड़ी आंत। मनुष्य की आहार नाल लगभग 6 मीटर लंबी और 2.5 सेंटीमीटर मोटी अत्यधिक कुंडलित नलिका में खुलता है, जिसे क्षुद्रांत्र कहते हैं। यह 3 भागों की बनी होती है। एक तो ग्रहणी, दूसरी मध्यांत्र और तीसरा इसका शेषांत्र है। बड़ी आंत की बात करें तो शेषांत्र लगभग 1.5 मीटर लंबी नली में खुलता है,
जिसे बड़ी आंत कहते हैं। यह इलियोसिकल कपाट से आरंभ होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ से बात करते हैं जो व्यायाम है इसका क्या प्रभाव पड़ता है। व्यायाम का पेशी तंत्र पर क्या प्रभाव है। देखिए, मायोग्लोबिन की अंतर्मात्रा में वृद्धि होती है। पेशी ऊतक में पाया जाने वाला तत्व मायोग्लोबिन का मुख्य कार्य ऑक्सीजन को कोशिका झिल्ली से सूत्रकणिका तक त्वरित गति से परिवहन करना है। व्यायाम के प्रभाव से पेशी ऊतक में स्थित मायोग्लोबिन की मात्रा में वृद्धि भी होती है और कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण में वृद्धि होती है व्यायाम के माध्यम से। वसा के ऑक्सीकरण में वृद्धि होती है व्यायाम के माध्यम से। श्वसन तंत्र पर व्यायाम का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, श्वसन तंत्र पर एक तो ये रहता है कि फेफड़ों की जो कुल वायु धारिता है उस पर इसका प्रभाव पड़ता है। फेफड़ों की श्वसन वायु धारिता पर प्रभाव पड़ता है। अवशेषी वायु आयतन जो है वो, कहने का मतलब है कि ये वायु की वो मात्रा है जो अधिकतम प्रयास द्वारा निकाल देने के पश्चात भी फेफड़ों में बची रह जाती है। सहनशीलता प्रशिक्षण से अवशेषी वायु आयतन में आंशिक रूप से कमी देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, यहाँ से तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब यूनिट जो 3 है बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसको एक वर्ड मिस नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए, योग और यौगिक अभ्यास का सामान्य परिचय। यहाँ से आपके क्वेश्चंस ज़्यादा बनेंगे योग से। देखिए, योग विद्या प्राचीन पूर्व वैदिक भारतीय परंपराओं में से एक है जो शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक अभ्यास का सर्वोत्तम अनुशासन है। सार्वभौमिक चेतना के साथ व्यक्तिगत चेतना का मिलन ही योग कहा जाता है। योग अतीत के गर्भ में प्रसुप्त कोई कपोल कथा नहीं है, यह वर्तमान की सर्वाधिक मूल्यवान विरासत है। यह वर्तमान युग की अनिवार्य आवश्यकता है और आने वाले युग की संस्कृति है। कौन? योग के बारे में कहा जा रहा है। देखिए, योग शब्द संस्कृत में युज धातु में धय प्रत्यय लगाने से बनता है। युज का अर्थ संयुक्त होना, युज का अर्थ संयुक्त होना। युजते अनेन इति योगः, अर्थात योग का अर्थ होता है जो संयुक्त करता है। अर्थात योग का अर्थ क्या है? जो संयुक्त करता है। पारंपरिक पारिभाषिक शब्दावली में यह जीवात्मा का परमात्मा से संयुक्तिकरण है। पाणिनि व्याकरण में योग के 3 अर्थ हैं। पाणिनि व्याकरण में योग के 3 अर्थ हैं। युज समाधौ, समाधि अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध। पूछ लेगा युज समाधौ का अर्थ क्या होता है। युजिर योग का अर्थ है योग का जोड़फल। युज संयमने का अर्थ है नियमन या सामंजस्य। इस प्रकार योग का शाब्दिक अर्थ एकाकार है, अर्थात परम शक्ति के साथ एक हो जाना। यह व्यष्टि का समष्टि में विलीन हो जाना है। यह अज्ञान से आत्मज्ञान का मार्ग है। योग स्वयं की पूर्णता का एक प्रयास है। योग शरीर का मन से और मन का आत्मा से सामंजस्य स्थापित करके प्रभावशाली ढंग से जीवन में समरसता उत्पन्न करता है। योग ओके। योग के कुछ लक्ष्य एवं उद्देश्य होते हैं। देखिए, लक्ष्य क्या है? योग का लक्ष्य मुक्ति की अवस्था यानी कि मोक्ष का निर्वाण, कैवल्य के लिए सभी प्रकार की पीड़ा को विजित करने के लिए आत्मबोध अर्थात आत्म साक्षात्कार है। योग सम्यक जीवन का विज्ञान है। योग कैसा विज्ञान है? सम्यक जीवन का विज्ञान है। अतः इसका समावेश हमारे दैनिक जीवन में एक नियत चर्या के रूप में होना चाहिए। यह हमारे व्यक्तित्व के शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, भावनात्मक, अतीन्द्रिय और आध्यात्मिक सभी पहलुओं को प्रभावित करता है। योग मानव जीवन में योग की उपादेयता को निम्नलिखित 3 उद्देश्यों के रूप में रेखांकित किया जा सकता है। एक तो योग स्वस्थ जीवन की कला और विज्ञान है। योग क्या है? योग स्वस्थ जीवन की कला और विज्ञान है। योग व्यक्तिगत चेतनता और सार्वभौमिक चेतनता का एक एकाकार है। योग संपूर्ण मानवता के लिए एक अनुशासन भी है। योग के 2 रूप हैं, बाहरी और आंतरिक। ठीक है, योग को बाह्य रूप में यम, नियम, आसन और प्राणायाम आते हैं। योग का जो बाहरी रूप है उसमें आपका यम, नियम, आसन और प्राणायाम आते हैं और आंतरिक रूप में प्रत्याहार, इंद्रियों को वश में करना, एकाग्रता यानी कि धारणा, ध्यान और समाधि, ये योग के आंतरिक रूप में आते हैं। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट योग की कुछ परिभाषाएं हैं जो आपसे पूछी जाएंगी। देखिए, पतंजलि योग दर्शन के अनुसार कहा गया है योग चित्त वृत्ति निरोधा, योग
चित्तवृत्ति निरोधा, ये बहुत क्वेश्चन पूछा गया है एंड इस बार भी पूछा जाएगा। ये ऐसा ध्यान रखिए, ऐसा पतंजलि में कहा गया है। महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में योग की परिभाषा करते हुए कहा कि चित्त के ऊपर नियंत्रण पाने की प्रक्रिया का नाम योग है। विष्णु पुराण के अनुसार योगः संयोग इत्युक्तः जीवात्मा परमात्मने, अर्थात जीवात्मा और परमात्मा का पूर्ण मिलन ही योग है। यह जीव शक्ति का परम शक्ति के साथ एकाकार होना है। योगा वासिष्ठ ग्रंथानुसार मनः प्रशमनोपायः योगः इत्यभिधीयते, अर्थात मन को शांत करने की कुशल युक्ति का नाम योग है। यह एक उपाय है, एक कुशल सूक्ष्म प्रक्रिया है। यह मन में उठने वाले विचारों को रोकने का, दमन करने का कोई बर्बर, यांत्रिक और स्थूल प्रयत्न नहीं है। भगवत गीता में कहा गया है, क्या कहा गया है, देखिए, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मेषु युक्त स्वप्नाव बोधस्य योगो भवति दुःखः, अर्थात ध्यान रखिए, इसको किस में कहा गया है, भगवत गीता के अनुसार ये, जिनके आहार विहार विचार व्यवहार संतुलित एवं संयमित हैं, जिनके कार्यों में दिव्यता, मन में सदा पवित्रता, एक शुभ के प्रति अभिप्सा है, जिनका शयन एवं जागरण अर्थपूर्ण है, वही सच्चा योगी है। बौद्ध धर्म के अनुसार कुशल चित्तैकाग्रता योग, अर्थात कुशल चित्त की एकाग्रता ही योग है। अष्टांग योग या राजयोग की बात करेंगे। महर्षि पतंजलि के योग सूत्रों की एक अत्यंत महत्वपूर्ण देन उनका 8 अंगों से युक्त योग है, जो अष्टांग योग के रूप में जाना जाता है। यह मन को विकसित करने की एक व्यापक और क्रमबद्ध प्रणाली है, ठीक है। और ये 8 अंग हैं आपके। एक तो यम यानी कि आत्मसंयम की वह साधना जिसमें निषेध होते हैं। नियम, ये आदेश जो विधि के सूचक हैं। आसन, शरीर की मुद्राएं आसन कहलाती हैं। प्राणायाम, प्राण शक्ति का नियंत्रण। प्रत्याहार, इंद्रियों का उनके विषयों में निग्रह करना प्रत्याहार कहलाता है। धारणा, मन का केंद्रीकरण। ध्यान, विकेंद्रीकरण। समाधि, परम चरम चैतन्य। ये 8 अंग होते हैं। आइए यम को समझते हैं। इसको ऐसे डीपली अलग अलग करके समझने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। देखिए, अब योग के कुछ प्रकार हैं। जैसे योग के अनेकों प्रकार हैं। सामान्यतः योग के सभी प्रकार मन में शांति और सामंजस्य तथा आत्मव्यवस्थापन के काम सुगम बनाते हैं। जैसे आपका राजयोग है, यह चेतना यानी कि चित्त में होने वाली चंचलता को प्रतिबंधित करने का काम करता है। मानस संयम का यह योग चेतना के उच्चतर स्तरों तक पहुँचने का आसान और व्यावहारिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। कर्म योग की अगर बात करें तो यह बिना फल की इच्छा के निस्वार्थ अनासक्त कर्म का मार्ग है। कर्म योग में आप सभी कार्य आराम से करना सीखते हैं। इसके आपसे पूछ लेगा किस योग में आप सभी कार्य आराम से करना सीखते हैं, तो आपका कर्म योग है। इसके द्वारा मानव अपनी प्रबल आसक्तियों से छुटकारा पा लेता है और उसका मन समतापूर्ण स्थिर स्थिति को प्राप्त करता है। भक्ति योग की बात करें, यह भक्ति का मार्ग है जिसमें स्वयं का परमात्मा के लिए समर्पण होता है। इसमें व्यक्ति स्वयं को, अपने अस्तित्व को भूलकर परमात्मा के अस्तित्व या उच्च चेतना के साथ मिल जाता है। भक्ति के संबंधों के कई प्रकार हैं, जैसे मित्र, सेवक या प्रेमी। ज्ञान योग क्या है? योग का वह प्रकार अज्ञानता को समाप्त करके आध्यात्मिक ज्ञान की खोज पर बल देता है। लोग अपने बारे में गलत धारणाएं बना लेते हैं और मुखौटे लगाए रहते हैं जो उन्हें अहंकार और विभिन्न प्रकार की द्वंद्वों की ओर ले जाते हैं। अब योग एवं मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो अंग अवयवों की थोड़ी सी विकृति मानव के लिए तनाव का कारण बनता है। नियमित योगाभ्यास, आसन, प्राणायाम, ध्यान, षटकर्म, मुद्रा, बंध ऐसा पैकेज है जिसे अपनाकर हर कोई शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रख सकता है। योग व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। ओके, योग विद्यालय की अगर बात करें तो विद्यार्थियों को योग से संबंधित शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यालयों में विभिन्न प्रकार के कोर्स उपलब्ध हैं। जैसे योग में बीएड हो सकता है, ठीक है, योग में बीए आप करा सकते हैं बच्चे को। टीचर ट्रेनिंग कोर्स होता है योगा का। योग विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हो सकता है। योग में सर्टिफिकेट कोर्स भी हो सकता है। अब यूनिट 4 में हम बात करेंगे। यूनिट 3 और 4 इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। देखिए, यौगिक अभ्यास के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ यौगिक प्रैक्टिस। सबसे पहले आसन की बात करेंगे।
महर्षि महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के तृतीय सोपान के अंतर्गत आसनों को स्थान दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन पूछ लेगा आपसे। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के तृतीय सोपान के अंतर्गत किसको स्थान दिया है? आसनों को स्थान दिया है। कहाँ दिया है? अष्टांग योग के तृतीय सोपान के अंतर्गत। किसने दिया है? महर्षि पतंजलि ने दिया है। योग सूत्र के द्वितीय अध्याय के 46वें सूत्र में आसन को परिभाषित किया गया है। उसकी परिभाषा ये है कि स्थिर सुखमासनम, स्थिर सुखमासनम अर्थात स्थिर और सुखपूर्वक बैठना आसन कहलाता है। किसी भी प्रकार की साधना की सिद्धि में आसन के अभ्यास के निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है, जिससे साधना को निर्विघ्न संपन्न किया जा सके। आसन की सिद्धि की बात करें तो महर्षि पतंजलि ने आसन की सिद्धि के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए कहा कि ततो द्वंद्वाभिज्ञात। ऐसा किसने? महर्षि पतंजलि ने कहा। ततो द्वंद्वाभिघात अर्थात आसन की सिद्धि से किसी भी प्रकार के द्वंद्व अर्थात सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, हर्ष, विषाद आदि का आघात नहीं लगता है और साधना में बाधा उत्पन्न नहीं होती है। प्राणायाम की बात करेंगे। प्राण का आयाम प्राणायाम है। प्राणायाम शब्द दो पदों प्राण और आयाम का संयोजन है। प्राण का अर्थ होता है प्राण शक्ति या जीवन शक्ति तथा आयाम का अर्थ होता है दीर्घता और विस्तार। इस प्रकार प्राणायाम शब्द का अर्थ प्राण के आयाम का विस्तार या प्रसार होता है। प्राणायाम की तकनीक ऐसी विधियां प्रदान करती है जिनके द्वारा जीवनी शक्ति को सक्रिय और नियमित बनाया जा सकता है और अपनी सामान्य सीमाओं के परे जाकर स्पंदनशील ऊर्जा की उच्च अवस्था को प्राप्त भी किया जा सकता है। प्राणायाम के कुछ नियम हैं, वो नियम आपको ध्यान रखने चाहिए। सुबह शौच आदि से निवृत्त होकर के ही योगासन प्राणायाम करना चाहिए। भोजन के 4-5 घंटे बाद करना चाहिए और स्नान आदि से निवृत्त होकर करना चाहिए। 15-20 मिनट बाद स्नान और प्राणायाम करने के 15-20 मिनट बाद स्नान करना चाहिए अगर आपने पहले नहीं किया है तो, ठीक है। और ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ओके, देखिए प्राणायाम में श्वास को हठपूर्वक नहीं रोकना चाहिए। प्राणायाम करने के लिए श्वास अंदर लेना पूरक, श्वास को अंदर रोक कर रखना कुंभक, श्वास को बाहर निकालना रेचक और श्वास को बाहर ही रोक कर रखना बाहाकुमक कहलाता है। ध्यान दीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। प्राणायाम करने के लिए श्वास जब अंदर लेते हैं तो उसे पूरक कहते हैं, अंदर रोक कर रखते हैं उसे कुंभक कहते हैं, श्वास को बाहर निकालना रेचक कहलाता है, श्वास को बाहर ही रोक कर रखना बाहाकुमक कहलाता है। प्राणायाम के कुछ प्रकार हैं। देखिए, शास्त्र के अनुसार प्राणायाम कई प्रकार के होते हैं। कुछ प्राणायाम ऐसे होते हैं जो हर व्यक्ति आसानी से कर सकता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनके लिए कठिन अभ्यास की आवश्यकता होती है। जैसे इसमें आपका अनुलोम विलोम, उज्जाई, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी, ये सभी क्या हैं? ये सभी आपके प्राणायाम होते हैं। अनुलोम विलोम की बात करते हैं। अनुलोम का अर्थ होता है श्वास लेना और विलोम का अर्थ है श्वास छोड़ना। इस प्राणायाम की 6 संभावनाएं होती हैं। दोनों नासाछिद्र में आपके जो है दोनों नासाछिद्र, एक नासाछिद्र और एकांतर नासाछिद्र, इसमें आपका सुख प्राणायाम आता है। इसमें एक नासाछिद्र में चंद्रानुलोम विलोम प्राणायाम तथा सूर्यानुलोम विलोम प्राणायाम आता है। एकांतर नासाछिद्र में आपका चंद्रभेदन प्राणायाम, सूर्यभेदन प्राणायाम और नाड़ी शुद्धि आता है, ठीक है। ये इसके कुछ लाभ होते हैं। अब उज्जाई प्राणायाम देखिए। उज्जाई संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है विजयी। इसे अतीन्द्रिय श्वसन भी कहते हैं क्योंकि यह मन को सूक्ष्म स्तरों तक ले जाता है। इसका लाभ ये है कि प्राणायाम से शरीर के तापमान में वृद्धि होती है, जठराग्नि तीव्र होती है, कफ विकार, अनिद्रा एवं सिरोभाग की गर्मी दूर करने के लिए उपयोगी प्राणायाम है। यह प्राणायाम उच्च रक्तचाप के रोगियों के लिए भी, जो हाई ब्लड प्रेशर वाले हैं उनके लिए भी लाभदायक है। जो भस्त्रिका प्राणायाम है, इस प्राणायाम में भस्त्रा यानी लोहार की धौंकन यानी भस्त्रिका की भांति शरीर में तेजी से वायु खींची और निकाली जाती है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। जो शीतली प्राणायाम है, शीतली का अर्थ होता है ठंडा, इसे चंचु जिह्वा प्राणायाम भी कहते हैं, ठीक है। इस प्राणायाम से शरीर के तापमान में गिरावट आती है, प्यास कम लगती है, कफ विकारों को ठीक करता है। यह प्राणायाम मांसपेशीय शिथिलीकरण और मानसिक शांति लाता है। यह रक्तचाप को अंदर की अम्लता को कम करने में भी सहायक होता है। जो शीतकारी प्राणायाम है, इस प्राणायाम से संतुलित अवस्था की प्राप्ति होती है। इसे शीत ध्वनि प्राणायाम भी कहते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है सदंत प्राणायाम। दांतों के उपयोग से किया जाने वाला यह प्राणायाम सदंत कहलाता है। पूछ लेगा कि दांतों से उपयोग किया जाने वाला, दांतों के उपयोग से किया जाने वाला जो प्राणायाम है उसे क्या कहते हैं? सदंत। इससे होता क्या है? दांत मसूड़े स्वस्थ रहते हैं, कफ विकारों को ठीक करता है, मानसिक शांति मिलती है, चिंता एवं तनाव भी दूर होता है। जो भ्रामरी प्राणायाम है, भ्रामरी का अर्थ होता है भौंरा। इस प्राणायाम को भ्रामरी इसलिए कहा जाता है कि इसमें भौंरे के गुंजन के समान ध्वनि उत्पन्न होती है, इसलिए भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं। इससे तनाव से मुक्ति मिलती है, ब्लड प्रेशर में कमी आती है और वाणी को सुधार करके सशक्त बनाता है, गले के रोगों को दूर कर देता है। एकाग्रता और ध्यान की आरंभिक अवस्था में ये उपयोगी होता है। अब बात करते हैं षटक्रिया की। षटक्रिया क्या होती है? देखिए, आयुर्वेद एवं हठ योग दोनों ग्रंथों के अनुसार रोग का कारक वात, पित्त और कफ में असंतुलन होना है। षटक्रियाओं का उपयोग शरीर में इन त्रिदोषों अर्थात वात, पित्त, कफ को संतुलित करने के लिए किया जाता है। षटक्रियाओं के अंतर्गत 6 क्रियाएं आती हैं। क्वेश्चन, पॉइंट टू बी नोटेड, क्वेश्चन पूछ सकता है। षटक्रिया के अंतर्गत कितनी क्रियाएं आती हैं? 6 क्रियाएं आपकी आती हैं। एक तो नेति हो गया। नेति नासिका गुहा के शुद्धिकरण की विधि है। इस समूह में 4 नेतियां आती हैं। 4 नेतियां आपकी जल नेति, सूत्र नेति, दुग्ध नेति और घृत नेति। ओके। धौत की बात करें, शुद्धिकरण की विधियों की एक श्रृंखला है जिसमें मुख्यतः 4 अभ्यास आते हैं। शंख प्रक्षालन या वारिसार धौती यानी कि आंतों की सफाई होती है। कुंजल यावमन धौती आमाशय की जल द्वारा सफाई होती है। वातसार धौती आंतों की वायु द्वारा सफाई होती है। वस्त्र धौती छाती और पेट की वस्त्र द्वारा सफाई होती है, जिसे वस्त्र धौती कहते हैं। नौली की बात करें, नौली का अर्थ होता है नली। यह शरीर की शिराओं, धमनियों और कोशिकाओं का परिचायक है। यह अभ्यास संपूर्ण उदर को उत्तेजित, आलोडित और विलोडित करता है। यह उदर के अंगों की मालिश करने और उन्हें मजबूत करने की विधि है। जो बस्ती है यह बड़ी आंत को स्वच्छ और पुष्ट बनाने की विधियों का समूह है। इसमें सम्मिलित है आपका जल बस्ती यानी कि जल द्वारा यौगिक एनिमा, स्थल बस्ती शुष्क यौगिक एनिमा और मूल शोधन यानी कि गुदा की सफाई करना। कपाल भाती, कपाल का अर्थ होता है मस्तिष्क का अग्रभाग, भाती का अर्थ होता है प्रकाश या ज्ञान। यह मस्तिष्क के अग्रभाग को शुद्ध करने की श्वसन विधि है, इसीलिए इसको कपाल भाती कहते हैं। त्राटक क्या है? त्राटक का अर्थ होता है बिना पलक झपकाए किसी वस्तु को देखना। इस प्रकार त्राटक किसी वस्तु को एकटक देखने का अभ्यास करता है जो एकाग्रता की शक्ति को विकसित करता है। ध्यान का अर्थ क्या है? ध्यान शब्द संस्कृत भाषा के शब्द धी से बना है, जिसका अर्थ है विचार करना, चिंतन करना, विचार में लीन हो जाना। महर्षि पतंजलि के अनुसार तत्र प्रत्येकतानंता ध्यानम अर्थात किसी वस्तु पर धारणा के निरंतर प्रवाह को ही ध्यान कहते हैं। ध्यान या एकाग्रता जीवन विज्ञान का महत्वपूर्ण अंग है। यह मन को नियंत्रित और अनुशासित करने की एक निश्चित विधि है। इसका उद्देश्य हमारी धारणा व व्यवहार में परिवर्तन लाना, संकलित और संयमित व्यक्तित्व को विकसित करना है। ध्यान के कुछ प्रकार हैं। ओके, आप देखिए, ध्यान करने की सामान्य विधियां भी दी गई हैं। इसके कुछ शारीरिक लाभ हैं, कुछ मानसिक लाभ भी हैं। अब विभिन्न आसनों के कुछ, जैसे जो विभिन्न आसन हैं उनको समझ लेते हैं। खड़े होकर किए जाने वाले आसन, ताड़ासन। ताड़ शब्द का अर्थ है पहाड़ या ताड़ का वृक्ष। इस आसन में अंतिम मुद्रा ताड़ के वृक्ष के समान होती है, इसलिए इस आसन को ताड़ासन नाम दिया गया है। यह खड़े होकर किए जाने वाला सभी आसनों का आधार है। अर्धकटिचक्रासन। अर्धकटिचक्रासन, अर्ध शब्द का अर्थ होता है आधा, कटि शब्द का अर्थ है कमर, चक्र का अर्थ है पहिया। आसन की अंतिम स्थिति में शरीर एक अर्ध पहिए की भांति हो जाता है। पूछेगा क्वेश्चन कि आसन की अंतिम स्थिति में शरीर एक अर्ध पहिए की भांति किस आसन में हो जाता है? अर्धकटिचक्रासन में हो जाता है। अर्धचक्रासन, अर्ध शब्द का अर्थ है आधा, चक्र का अर्थ है पहिया। आसन की अंतिम स्थिति में शरीर एक आधे पहिए की भांति इसमें भी हो जाता है। त्रिकोणासन, त्रिकोणासन का अर्थ है तीनों कोणों वाला आसन। इस आसन की अंतिम स्थिति में शरीर की स्थिति एक त्रिकोण की भांति बनती है। पाद हस्तासन,
पाद का अर्थ है पैर और हस्त का अर्थ है हाथ। इस आसन की अंतिम स्थिति में हथेलियों को पैरों की तरफ नीचे लाया जाता है। यह आपका पाद हस्तासन कहलाता है। अब जो है बैठकर किए जाने वाले आसन है, सिटिंग आसन की बात करेंगे। जैसे में इसमें आपका वज्रासन आ गया। वज्र को देवराज इंद्र का अस्त्र कहा गया है। इस आसन के अभ्यास से वज्र नाड़ी की शक्ति बढ़ती है। वज्र नाड़ी का संबंध प्रजनन एवं मूत्र निष्कासन प्रणाली से होता है। पद्मासन, पद्म का अर्थ होता है कमल का फूल। कमल का फूल शुद्धता, सममिति और संतुलन का परिचायक है। पद्मासन का अभ्यास इसे करने वाले के मनोशारीरिक तंत्र में इन गुणों का विकास करता है। जो पश्चिमातानासन है, पश्चिम का अर्थ है पीछे और तान का अर्थ है खिंचाव। इस आसन की अंतिम स्थिति में शरीर का पिछला भाग पैर के पंजे से लेकर गर्दन तक में खिंचाव पड़ता है। इसे हम पश्चिमातानासन कहते हैं। उष्ट्रासन, उष्ट्र का अर्थ है ऊंट। इस आसन की अंतिम स्थिति ऊंट के समान बन जाती है। वक्रासन, वक्र का अर्थ है तिरछा। यह आसन मेरुदंड को सीधा करता है, किंतु इस आसन की अंतिम स्थिति में शरीर अवश्य तिरछी स्थिति में रहता है। ये हो गए हमारे ऐसे आसन जो क्या थे, बैठ कर किए जाने वाले आसन थे। अब हम बात करेंगे जो पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले आसन हैं। ओके, जैसे सर्वांगासन हो गया। सर्व का मतलब है सभी, अंग का अर्थ है शरीर का हिस्सा और आसन मुद्रा है। यह शरीर के सभी हिस्सों की कार्यप्रणाली को प्रभावित करता है, इसलिए इसे सर्वांगासन कहते हैं। इसमें पूरे शरीर को कंधों पर संतुलित किया जाता है। इसे आसन की रानी भी कहते हैं। किस आसन को आसन की रानी कहते हैं? सर्वांगासन को। चक्रासन की बात करें, चक्र का अर्थ है पहिया। इस आसन में की अंतिम स्थिति में जो शरीर है वो चक्र के समान दिखाई देता है। हलासन, हल का अर्थ है कृषि में जुताई के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण से। इस आसन की अंतिम स्थिति में शरीर हल के समान दिखाई देता है। जो श्वासन है, स्व का अर्थ है मृत शरीर, शव। इस आसन की अंतिम स्थिति में शरीर जो है वो शव के समान दिखाई देता है। अब वो है पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन, ये भी हैं। देखिए आपका शलभासन हो गया। शलभासन, शलभ का अर्थ है टिड्डी। इस आसन की अंतिम स्थिति में जो शरीर है वो टिड्डी के समान हो जाता है। भुजंगासन, भुजंग का अर्थ है कोबरा, सांप। जिस प्रकार सर्प का शरीर लचीला होता है, उसी प्रकार ये आसन शरीर को लचीला और फुर्तीला बना देता है, इसीलिए भुजंगासन कह दिया इसको। धनुरासन की बात करें, धनु का अर्थ होता है धनुष। इस आसन की अंतिम अवस्था में धनुष जैसी आकृति परिलक्षित होती है, अतः इसे धनुरासन कहते हैं। मकरासन की बात करेंगे, मकर का अर्थ है घड़ियाल या मगरमच्छ। इस आसन में अंतिम स्थिति मगर के समान हो जाती है, इसलिए इसे मकरासन कहते हैं। सिंपल सी बात है। आइए सूर्य नमस्कार की बात कर लेते हैं, इसका एक परिचय हो जाए। सूर्य प्राणी मात्र के जीवन का आधार है। इनके बिना भूमंडल का कोई भी जीवन ऊर्जावान और जीवित नहीं रह सकता। इसलिए मनुष्यों ने सूर्य को जगत की आत्मा कहा है। सूर्यात्मा जगतस्थुस्वच्छ ऐसा कहा गया है। मत्स्य पुराण में तो यह तक कहा गया है कि आरोग्यम भास्कराधिच्छेद अर्थात सूर्य से निरोगता की कामना और प्रार्थना करें। सूर्य से निरोगता की कामना और प्रार्थना करें। सूर्य नमस्कार भारतीय योग परंपरा का अभिन्न अंग है। यह विभिन्न आसन, मुद्रा और प्राणायाम का एक समन्वय है। ठीक है, सूर्य नमस्कार की कुछ विधियां हैं। सूर्य नमस्कार का एक चक्र 12 स्थितियों से मिलकर बना है। सूर्य नमस्कार के एक पूर्ण चक्र में इन्हीं 12 स्थितियों को क्रम से 2 बार दोहराया जाता है। सूर्य नमस्कार के प्रत्येक चक्र में प्रत्येक स्थिति को ओमकार के उच्चारण, साथ में उचित बीज मंत्र और इस बीज मंत्र के सदृश भगवान सूर्य का नाम लिया जाता है। इस प्रकार 12 स्थितियों के लिए 12 मंत्र उच्चारित किए जाते हैं। यह जो है पोजीशन है सूर्य नमस्कार की। योगाभ्यास को करते समय कुछ सावधानियां आपको रखनी चाहिए। ठीक है, उन सावधानियों को आप पढ़ लेंगे। अच्छा, क्लास भी हमारी एंड हो जाती है, तो डिफरेंट कैसी रही क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। आपके सारे पेपर बहुत अच्छे हुए। ठीक है, और आपकी मेहनत हमारा सहयोग रहा उसमें, और मेहनत तो आपकी ही रही। तो इस तरीके से बेस्ट ऑफ लक, आशा विश्वास के साथ अपने एग्ज़ाम को, फाइनल एग्ज़ाम जो लास्ट बचा है इसको दीजिए, और हमारी शुभकामनाएं सभी के साथ हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे चैनल के बारे में दोस्तों तक, कॉलेज ग्रुप में जहाँ जहाँ से के लोगों को बताइएगा।
ठीक है, हमने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी है अपने जानने में। उसके बावजूद भी अगर कोई मिस्टेक, कोई गलती, कहीं पर कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। थैंक यू सो मच।